तो आप लाइक टेंशन फ्री होके मेरे से पूछ सकते हो, मैं उन चीजों के ऊपर फिर से जो भी चीजें हैं, उनको रिजॉल्व कर दूंगा। बट एज वेबसाइट की सब ठीक है, रिकॉर्डिंग काफी है तो ठीक है। और तो फिर आज हम वीक थ्री को देखते हैं, ठीक है। वीक थ्री का अप्रॉक्स 80 to 90% हम देख लेंगे, जिंजा वगैरह की प्रैक्टिस कल करवा दूंगा। आज बेसिकली ना हम थ्योरेटिकल चीजों को ज्यादा देखने वाले हैं, उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। क्योंकि कोड जान करने से पहले, समझने से पहले ये तो समझ जाए कि उसको लिखते कैसे हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, उसके यूसेजेस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो आज वीक थ्री की समरी देखते हैं, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड वे में, ठीक है। और लाइक आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो ठीक है, अब तक नहीं करा तो आप कर सकते हो। वीक वन टू मतलब वीक वन से लेके वीक ट्वेल्व तक की सारी चीजें इंक्लूडिंग समरी, पीए जीए, आपकी पीवाई क्यूज जो भी है, सारी की सारी विथ लाइव सपोर्ट आपको मिल जाती है, ठीक है। और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर सबसे पहले वीक वन को हम देखने वाले हैं। वीक वन में आपका क्या आता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर के सब्जेक्ट में बताया गया है। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर है क्या, शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको पता है तो हम जनरली इसको ना एमवीसी आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ये क्या है मॉडल व्यू कंट्रोलर, देखो कुछ नहीं है, एक डिजाइन पैराडिम है या फिर आर्किटेक्चरल पैटर्न बोल सकते हो, लाइक एक पैटर्न है जिसका यूज करा जाता है सेपरेट द कंसर्न ऑफ एन एप्लीकेशन। हाँ जी। वेट 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 वेट, हाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है जी। अब नहीं आएगी। खैर, तो एमबीसी आपका क्या है, एक डिजाइन पैटर्न है जिसके हेल्प से आप डिजाइन करते हो, ठीक है। बट क्या, आर्किटेक्चरल डिजाइन, आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं। और इसका यूज करा जाता है सेपरेट द कंसर्न ऑफ एन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन में सेपरेशन लाने के लिए। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो बात ऐसी है कि आप एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें क्या क्या होगा, उसमें आपकी व्यू की भी चीजें होंगी जो आपको सामने दिखती हैं, जो आप स्क्रॉल करते हो, जिससे आप इंटरेक्ट करते हो। कुछ ऐसा भी होता है कि जब आप किसी बटन पे, या फिर यहाँ यूट्यूब है, आप किसी यूट्यूब वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो तो रिक्वेस्ट बैकग्राउंड में जाती है, आपकी डेटाबेस के पास जाती है। तो उसको वो भी प्रोसेस होती है, फिर डेटाबेस से आपकी रिक्वेस्ट जो भी, मतलब आप जिस किसी भी वीडियो को आपने प्ले करा था, डेटाबेस से चीजें आ रही होती है पैकेट्स में, और यहाँ पे आपको यूट्यूब पे दिखती है। डेट्स वाई जब आप यूट्यूब की वीडियोस चलाते हो तो धीरे धीरे करके लोडिंग लेती है वो, क्यों, क्योंकि पैकेट्स में डाटा ब्रेक होके आ रही होती है। तो अब देखो ये तीनों जॉब हो गई कि व्यू का क्या काम है, कंट्रोलर का क्या काम है, मॉडल का क्या काम है। व्यू मतलब वेब ऐप इन अ ब्राउजर, जो आपको सामने दिख रहा होता है ना, उसी को आप मानो। कंट्रोलर मतलब जो मतलब कंट्रोलर, वेट कंट्रोलर को इग्नोर करो, अभी मॉडल देख लो। मॉडल क्या होता है, जो आपकी सर्वर होती है, जो आपकी डेटाबेस होती है, जहां से आपकी डाटा आ रही होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सर्वर बोलते हैं, ठीक है। और जो सब मतलब डेटाबेस को और इस व्यू को जो कनेक्ट करवाता है वो अपन लोग का कंट्रोलर होता है। सारी बिजनेस लॉजिक्स वगैरह हम कंट्रोलर में ही लिखते हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ पे सीन है। तो अब क्या हुआ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो चाहे व्यू का कोड हो, कंट्रोलर का कोड हो, मॉडल का कोड हो, आप सबको एक ही जगह लिख दोगे। तो फिर उससे क्या, कभी कोई बग आ गया, कोई इशू आ गया, तो फिर उसको रिजॉल्व करना ना बहुत मुश्किल होता है, तो सेपरेट करा गया। एमवीसी का सीधा सा मतलब है कि आप यहाँ पे, जस्ट वेट, किसी ने एंट्री मारी है। यूट्यूब लिंक आपको दिख रही है कभी सा? हेलो, आप यूट्यूब पे हो कनेक्टेड क्या? कभी सा मैं आप ही को बोल रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है फिर। तो एमवीसी ने क्या करा, एमवीसी ने बोला भाई सबको सेपरेट रखो, ताकि अगर व्यू में कोई इशू आए ना तो बस व्यू वाली डायरेक्टरी में जाओ और व्यू के कोड को आपको चेंज करना पड़े। इसने बोला कोई बिजनेस लॉजिक में कोई इशू आए तो ऐसा नहीं कि सारे कोड एक जगह लिखे और फिर जाके आप डिबग कर रहे हो, डिबग करने के चक्कर में 10 मिस्टेक्स आपने और कर दी। तो ऐसा नहीं करना है, आपने आपने क्या करना है, अलग लिखो इन सबको। व्यू की अलग फाइल बनाओ, कंट्रोलर की अलग बनाओ, मॉडल की अलग फाइल बनाओ। तो कंसर्न यही था मोर और लेस, ठीक है। तो आप एक फाइल बनाते हो जिसमें व्यू से रिलेटेड कोड लिखते हो, एक में कंट्रोलर एक में मॉडल। तो यही था कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। और जो भी मैंने अब तक बताई है ना, लाइक जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर में है, उसी को मैं और एलेबोरेट और आई मीन से कॉन्साइज ढंग से, बेहतर वे से दिखाने वाला हूँ। देखो, मॉडल व्यू कंट्रोलर, एमवीसी में क्या क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। रोल क्या है मॉडल का, मॉडल का रोल है डाटा लॉजिक को हैंडल करना। व्यू का क्या रोल है,
व्यू का रोल है यूआई प्रेजेंट करना, कैसे, जिंजा टेम्पलेट्स की हेल्प से। हाँ, अभी आपको जिंजा टेम्पलेट के सब्जेक्ट में पता नहीं, बट इस वीक के एंड तक हम वो देख रहे होंगे। मतलब अभी जो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ना, मोस्ट प्रोबेबली कल मैं उसके एग्जाम्पल के साथ में आपको दिखाऊंगा। फिर बारी आती है कंट्रोलर की। तो कंट्रोलर क्या करता है, उसमें आप ऐसे कोड से लिखते हो जो कि रिक्वेस्ट हैंडलिंग से डील कर रहे हैं, जो कि राउटिंग से डील कर रहे हैं, जो कि लॉजिक से रिलेटेड डील कर रहे हैं। ठीक है। अब कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो जो भी आपकी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो जो जो फाइल आप लिखते हो ना, मॉडल डॉट पी वाई करके ऐसा कुछ, तो वही आपकी मॉडल हुई। ठीक है, क्योंकि डाटा लॉजिक हैंडल कर रही है। जो आप लिखोगे व्यू के लिए टेम्पलेट्स फोल्डर में, लाइक बुक डॉट एच टी एम एल, एनीथिंग, यूजर डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल, यूजर यू आई डॉट एच टी एम एल, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो सारी की सारी जो कोड है वो किस में जाती है, व्यू वाले आर्किटेक्चर में। उसको हम बोलते हैं ये व्यू वाली फाइल है। ठीक है। एंड देयर आफ्टर कंट्रोलर की बारी आती है। कंट्रोलर में आप क्या डालते हो, जो राउट वगैरह से रिलेटेड चीज है। फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोजेक्ट है, ऐप डॉट पी वाई जो आपकी फाइल होती है, उसी को हम बोलते हैं कंट्रोलर। मतलब कंट्रोल करने के लिए जो भी बिजनेस लॉजिक्स हैं कि कैसे एग्जीक्यूट कराओगे, यहाँ से ना आप बेसिकली ऐसे कोड्स लिखते हो जिसका जो आई मीन टू से रिक्वेस्ट है वो व्यू से आ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्ड जो आएगा वो डेटाबेस से आएगा। तो ये इन दोनों को कनेक्ट यहाँ पे करवा देता है। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा हो। जनरली सपोज करके चलो कि यहाँ पे आपकी एक कोड है, आपको कोई डाटा फेच करना है, सर्च बॉक्स है, और इसमें आप किसी का नेम सर्च कर सकते हो। सपोज कर लो आपने यहाँ पे सर्च कर लिया मार्क। ठीक है, और जो आपकी सर्च वाली बटन थी उसको आपने कर दिया क्लिक। तो क्या होगा, जैसे ही ये तो व्यू पे दिख रहा था, व्यू किसको बोलते हैं, जो आपको दिखाई दे यहाँ पे। ठीक है, उसको आप व्यू बोलते हो। तो व्यू के ऊपर आपने टाइप करा और आपने क्लिक करा सर्च के ऊपर, तो ये क्या होगा, जो भी आपने यहाँ से रिक्वेस्ट करा ना, वो जाएंगी किसके पास, कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर के अंदर आपकी होती है लॉजिक। ठीक है, और उस लॉजिक से जो मतलब वहाँ जो आप लॉजिक लिखते हो, जो कोड लिखते हो, वो आपकी डेटाबेस से कनेक्शन आपकी बनाती है। तो यही हो रहा होता है। आपको याद ही होगा, आप लिखते हो राउट के अंदर लॉग इन करके, साइन अप करके, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने मैडवन प्रोजेक्ट आप में से कई लोगों ने करा है, तो पता होगा ये, पता होंगी ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद जो कंट्रोलर में क्या हो गया, जो कनेक्ट कर रहा है मॉडल में, आप लिखते हो ऐसे कोड्स जो कि मॉडल से रिलेटेड है, लाइक जो आपकी यहाँ पे हैंडल करेंगे डाटा लॉजिक्स को, जो एक्चुअली मतलब मॉडल में अगर मैं जनरल वे बताऊं तो आप ऐसा समझ लो, आप जो आपकी स्कीमास वगैरह होती है ना, जो मॉडल टेबल्स डिफाइन करते हो, उससे आप रिलेट कर सकते हो। जो टेम्पलेट फोल्डर में आप लिखते हो उसको हम व्यू बोलते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये सारी की सारी चीजें हैं। और आई नो अभी जो जिन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह करा है उनको तो समझ आ ही रहा होगा, बट लाइक आंसू, अगर आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा भाई, अगर 60 to 70% भी यहाँ समझ आया तो मोर देन इनफ है। खैर, तो जी सबसे पहले व्यू में आप कैसा कोड लिखते हो, तो व्यू में आप व्यू नाम की डायरेक्टरी में आप वो कोड लिखते हो। व्यू वाली डायरेक्टरी हम उसको बोलते हैं जिसमें ऐसा कोड हो जो कि एक्चुअली दिख रही है आपको, जिसका जो कोड है इनफैक्ट वो दिखे। लाइक आपने एल आई डिफाइन करा, कल ही मैंने बताया था, आई मीन टू से ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप कैसे डिफाइन करते हो। हेडिंग टैग आप जो भी लिखते हो HTML में, वो आपको दिखाई देती है आपके स्क्रीन पे। ठीक है जी, तो ये आपकी व्यू वाली फोल्डर इसको बोलते हैं। अब आते हैं मॉडल डॉट पी वाई। यहाँ देखो क्या हो रहा है, बुक है, जब ये कॉल होगा तो ये रिटर्न करेगा टाइटल वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको आप डेटाबेस मान सकते हो। क्यों, क्योंकि ये डेटाबेस रिटर्न कर रहा है, मतलब डेटा रिटर्न कर रहा है कि टाइटल है, होगी, ऑथर होगी, ऐसा ऐसा करके। तो ये मॉडल हो गई। ऐप डॉट पी वाई जो है आपकी, उसको आप कंट्रोलर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से करोगे ना क्लिक, कोई बटन वगैरह आप यूज करोगे, वेट कुछ यहाँ लिखा होगा, बुक डॉट ऑथर, खैर। तो यहाँ पे अच्छा, ये होम राउटर करके यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप ना जब क्लिक करोगे होम राउटर पे आप आओगे, तो ये फंक्शन कॉल होगा, और ये बिजनेस लॉजिक है। इसका क्या काम है, आपके डेटाबेस से कनेक्ट करना, और यहाँ से जो डाटा आएगा ना, उसको आपने मतलब व्यू में दिखाना। तो ये इसका काम होता है। तो आई होप चीजों जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी। और ये आप एक जनरल एग्जांपल ऐसा देख सकते हो, ये यहाँ पे जो दिखाया गया है ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल में क्या आता है, जो भी आपके डेटाबेस से रिलेटेड जो क्वेरीज करते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, लाइक एसक्यूएल आपने पढ़ा होगा तो ये भी पता होगा। एंड व्यू में क्या आता है, जो आप दिखाते हो सामने। और कंट्रोलर में जो आपकी बिजनेस लॉजिक है। एंड यूजर आपकी ये थी, इसने रिक्वेस्ट करा, तो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सपोज कर लो जैसा कि मैंने बताया, आपने इनपुट में कुछ सर्च करने के लिए कुछ टाइप करा, फिर आपने क्लिक करा सर्च वाले बटन पे, तो वो रिक्वेस्ट किस में जाएगा, कंट्रोलर में। कंट्रोलर देखेगा अच्छा कोई डाटा चाहिए डेटाबेस से, तो वो जाएगा मॉडल के पास।
मॉडल से वो डाटा लेगा, मॉडल प्रोसेस वगैरह करके उस डाटा को इसको वापस देगी, और फिर ये उसको व्यू में दिखा देता है, जो आपको सामने दिख रहा होता है, जो रिजल्ट आपकी आ रही होती है। तो बैकग्राउंड में जो चीज है ना, ऐसे ही एग्जीक्यूट होती है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ आप डेप्थ में बताया गया है कि एमबीसी आर्किटेक्चर है उसकी, एक मैंने लाइक आपको कभी रिवीजन कर रहा हूँ तो इन टेबल्स को देख लेना, बस हो गया, रिवीजन आपकी बहुत क्विक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल का व्हाट इट इज है क्या, एप्लीकेशन डाटा लॉजिक को ये हैंडल करता है, और ये यूजर इंटरफेस को करता है, और डिस्प्लेइंग डाटा वगैरह इसका काम है। इसका काम है जी कंट्रोल करना, इनपुट वगैरह जो आपकी होती है उन सब से रिलेटेड जो चीजें होती है। सपोज कर लो आपके पास एक स्टूडेंट की ग्रेड बुक है, आप स्कूल में जाते होंगे तो आपको एक डायरी टाइप की मिलती होगी, वैसा ही कुछ समझ लो, ग्रेड बुक है, ठीक है। और उसमें स्टूडेंट के सब्जेक्ट में उसने क्या कोर्स लिया है और उसके कितने मार्क्स आए, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें। तो उसमें तो बहुत चीजें होंगी, स्टूडेंट की रिपोर्ट टेबल भी दिखाओगे आप, जो हिस्टोग्राम एज अ समरी दिखाओगे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है कैसे बढ़ी है कैसे घटी है। तो जो उस टाइप की चीजें होंगी ना, उसको आप व्यू वाली चीजों में लिखोगे। कंट्रोलर में क्या लिखोगे, स्टूडेंट को सॉर्ट करना है, अगर स्टूडेंट को अपने मार्क्स को सॉर्ट करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है स्टूडेंट को, तो वो आप कंट्रोलर में लिखते हो। उसके बाद आती है सबमिट बटन, ठीक है, सबमिट एडिट बटन वगैरह, तो ये कंट्रोलर की चीजें, आई होप समझ आई होंगी। जनरल एग्जांपल अगर मैं लूं, तो मॉडल का एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, लाइक ईमेल की हेडर वगैरह, जो मेटा डाटा, जो डेटाबेस एपीआई कॉल करते हो ना वो, ठीक है। और फिर व्यू की मैं बात करूं, तो व्यू में आपकी क्या आती है, लाइक जो ईमेल लिस्ट, आपको ईमेल पे आप जाते हो तो ईमेल की लिस्ट दिख रही होती है ना, वो चार्ट्स दिखते होंगे, डैशबोर्ड्स दिखते होंगे, वो सारी की सारी चीजें। कंट्रोलर में क्या आता है आपका, तो सॉर्टिंग डिलीटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा की जो चीजें हैं वो। इन शॉर्ट, कंट्रोलर में स्ट्रेटेजी लिखते हो, व्यू में ऑब्जर्वर, और मॉडल में भी कुछ ऐसा, मतलब व्यू लिसन कर रहा है इस मॉडल को, तो वही चीजें हैं यहाँ पे। अब ये टू वे इंटरेक्शन बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि फ्लो ऑफ डाटा और एक्शन के रिगार्डिंग व्यू क्या शो करता है, तो मॉडल से जो डाटा आया है वो, और जो यूजर इनपुट अपडेट हुआ है मॉडल में, मैंने यहाँ जस्ट अभी दिखाया ना, ये टू वे देख सकते हो आप। ये जो व्यू है ये क्या शो करेगा, जो मॉडल ने इसको डाटा दिया फिर इसने इसको दिया, वही शो करेगा, और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करता है, लाइक जब कंट्रोलर में आप डालते हो तो वही चीज, मतलब उन्हीं सारे के सारे चीजों को यहाँ पे बताया गया। जनरली अगर आप ये देखो, व्यू टाइप डिफरेंट वे प्रेजेंट, एक डाटा को प्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है, बाय कोर्स, बाय चार्ट्स, जैसे आप देखना चाहो। ऑटोमेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, मेकिंग व्यू डायनेमिक एंड यूजेबल, व्यू को डायनेमिक और यूजेबल बनाने से रिलेटेड चीजें बोली गई हैं। एग्जाम्पल, बेटा, बात करी गई है अब हिस्ट्री की, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो जो ओरिजिन है ना एमबीसी की, तो वो स्मॉल टॉक 80, जो आपकी जेरोक्स पार्क करके थी, पैलो अटलांटिक रिसर्च सेंटर कुछ इसका फुल फॉर्म है। तो यहीं से ये चीजें निकली थी आपकी, स्मॉल टॉक 80 एक तब मतलब डेवलप करी गई थी, उसी को आगे डेवलप करके एमबीसी के सब्जेक्ट में देखा गया। उस वक्त ऊप के ऊपर काम चल ही रहा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर, जीयूआई इनोवेशन हो ही रहा था। जीयूआई का फुल फॉर्म है जो आपकी मतलब इंटरफेस होती है ना, जनरली उसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में। ईच कंपोनेंट एज एन, अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ऊप में आपको पता होगा कि सारी चीजें एज सारी चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं, मॉडल डाटा ऑब्जेक्ट यूआई ऑब्जेक्ट, और ये जो कंट्रोलर आपके हैं, वो हैंडल से रिलेटेड है। खैर, thereafter एम्बेसी एज पैटर्न सेट, कुछ नहीं, ये याद रख लेना बस। अब मॉडल ऑब्जर्वर के तौर पे काम करता है, कंट्रोलर का काम है स्ट्रेटेजी, व्यू का काम है कंपोजिट, ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पे। व्हाट इज व्यू, अब व्यू को और थोड़ा डेप्थ में यहाँ पे कवर करा गया है जी, कि व्यू क्या है। तो व्यू के ना दो पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट है गौर करना, यूजर इंटरफेस, यूजर आई मीन टू से इंटरेक्शन, ठीक है, या फिर यूआई और यूएक्स। यूजर इंटरफेस या फिर इसको यूजर एक्सपीरियंस भी हम बोलते हैं जनरली। यूजर इंटरफेस में क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें आपको मतलब जो आपकी होती है ना एमसीक्यू वगैरह, उसमें ऑप्शन में दे देते हैं ये। तो दो चीजें हैं व्यू से रिलेटेड। यूजर इंटरफेस क्या होता है, जो आपको दिख रही हैं, आप अमेजोन पे जाते हो, आपको प्रोडक्ट्स की कार्ड वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा जो चीजें दिखती है वो। यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है आपका, यूजर इंटरेक्शन, वेटा हाउ यूजर प्रोवाइड इनपुट, अच्छा यहाँ पे यूजर इंटरेक्शन यूएक्स की, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में जाओगे, यूजर एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें सारी चीजें आ जाती है, कितना स्मूथ है नेविगेशन, स्मूथ था या फिर नहीं, रिजल्ट जल्दी आया या फिर नहीं, स्लो तो नहीं हुआ। यहाँ पे यूजर इंटरेक्शन बोला गया, यहाँ कुछ लिखने में हो गया होगा इशू, ठीक है, टेबल में। और उसके बाद ब्रॉडनिंग द कंसेप्ट, इवन अ डोर इज यूआई, अच्छा यहाँ आपके डोर का एग्जांपल लिया गया, जब आप घर जाते हो तो जो आपकी डोर है ना, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट डोर को लो,
उसको आप यूआई और यूएक्स की तरह बांट सकते हो। कैसे, देखो, हैंडल जो उसकी है वो आपको बताती है कि इसको यूज कैसे करना है, पुल करना है, पुश करना है, और मतलब पुल करना है, पुश करना है, क्या करना है, पुल और पुश क्या है, टाइप ऑफ यूजर इंटरेक्शन, यूजर उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। हो सकता है ओपन पुश करके होती हो, और जब आपको क्लोज करना है तो उसके लिए पुल करना पड़ता हो, या फिर वाइस वर्सा, कुछ ऐसा। डेट्स वाई यहाँ पे यूजर इंटरफेस आपकी ये हो गई जो दिख रही है, यूजर इंटरेक्शन जिससे आप इंटरेक्ट वगैरह करते हो वो। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन एंड फीडबैक, देखो विजुअल इंटरेक्शन आपकी होती है, ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट इमेज हो गई जो दिखती है। ऑडिटरी यहाँ पे आपकी होती है इंटरेक्शन, जैसे स्पीकर वॉइसेस को क्लिक करके आप बोलते हो ना, बात करते हो, कमांड देते हो। हैप्टिक फोन से वाइब्रेट करके, मतलब लाइक जो ब्लाइंड वगैरह है जो देख नहीं सकते वो इसका यूज करते हैं। और यहाँ फिजिकल रियल वगैरह की जो एग्जांपल दी गई है वो। देर आफ्टर यूजर किस किन किन डिवाइसों से इंटरेक्ट करता है, तो माउस से, कीबोर्ड से, टच स्क्रीन से, या फिर वॉइस से, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट वगैरह का यूज करके वो करता है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर टाइप्स ऑफ व्यूज इन वेब एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, उससे पहले क्या था जी, हार्डवेयर कंस्ट्रेन इन यूआई डिजाइन, एग्जैक्टली यूआई डिजाइन में कुछ हार्डवेयर कंस्ट्रेन आते हैं कि उसको यूज करने के लिए डेस्कटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप लाइक कीबोर्ड, माउस, जो भी चीजें, या फिर मोबाइल यूज कर रहे हो तो टच स्क्रीन होना चाहिए, तब तो यूज कर पाओगे ना। स्मार्ट असिस्टेंट सीरी वगैरह है तो वॉइस से तो काम हो ही जाता है, आपको पता ही है। वेब स्पेसिफिक कंसिडरेशन, यूजर एजेंट आपको चाहिए, फिर फोन लैपटॉप तो आ गया, अब यूजर एजेंट भी तो चाहिए कि ब्राउजर या फिर किस डिवाइसेस से आप व्यू वगैरह कहाँ रेंडर हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है जब आपको कस्टमाइज करना हो व्यू को। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैं लैपटॉप में ये चीजें दिखा रहा हूँ, बट इसी को मैं जब कंसाइज करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, मैं इसको बहुत छोटा करूँ, फोन का जो स्क्रीन होता है वहां ले आऊं, तो क्या ये ढंग से दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको डील करना होता है कि फोन में भी ये अच्छे से दिखे, ठीक है जी। डेट्स यहाँ पे बोला गया वेब स्पेसिफिक कंसिडरेशन भी जरूर करना जब आप डेवलप करोगे तो। हार्डवेयर कंस्ट्रेंट को ध्यान रखना, इसको कहाँ यूज करोगे, लैपटॉप, मोबाइल से। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो टच स्क्रीन से, अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हो, कोई ऐसा ऐप जो सिर्फ मोबाइल में चलेंगी, ठीक है, तो आप टच का यूज करके टच स्क्रीन इंटरेक्शन को और बेहतर करके कोड लिखोगे। अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हो तो कीबोर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट ज्यादा डालोगे उसमें। तो उन्हीं की बात यहाँ पे की गई है, दैट्स इट। और टाइप्स ऑफ व्यूज की मैं बात करूं वेब एप्लीकेशन में, गौर करना, यहाँ पे बोला गया है व्यू के दो पार्ट होते हैं, यूजर इंटरफेस, इंटरेक्शन। और यहाँ पे बोला गया है कि व्यूज की टाइप वेब एप्लीकेशन में, जो व्यूज की टाइप है, सबसे पहला स्टैटिक व्यूज, फिर पार्शियली डायनेमिक व्यूज, फिर फुली डायनेमिक व्यूज। स्टैटिक व्यूज कौन कौन सी है? जो कि अनचेंजिंग हो, जिसमें कोई चेंजेस ना आए। और पार्शियली डायनेमिक, जो कि स्टैटिक व्यू और डायनेमिक व्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो आप कभी भी google.com पे जाते हो तो वही चीजें दिखती हैं। किसी का बर्थडे वगैरह होगा तो वो वहां विश करा गया होगा, एक सर्च बॉक्स दिखता है, एक इनपुट बॉक्स दिखता है, और ऊपर में कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, वो कभी नहीं बदलता, तो वो स्टैटिक है। पार्शियली डायनेमिक मतलब विकीपीडिया पे जाओ, अगर आप विकीपीडिया पे जाओगे ना तो विकीपीडिया पे सिर्फ कंटेंट बदलता है बट लेआउट सेम रहता है। फॉर एग्जांपल ये आपका फोन है, ठीक है, आपने इसमें विकीपीडिया खोला, तो हर बार यहाँ क्या होगा, यहाँ एक इमेजेस आएंगी, ठीक है, उसके नीचे कुछ कुछ लिखा होगा, फिर जो कंटेंट आपकी होती है। अब ये लेआउट, आई मीन टू से, जो भी आपकी कंटेंट आएंगी उसमें सेम रहेगा, ठीक है, बदलेंगी क्या, बस इसकी कंटेंट बदलती है। यहाँ अगर आप इंडिया के सब्जेक्ट में सर्च करोगे तो उसकी विकीपीडिया पे कंटेंट आएंगी, उससे रिलेटेड पिक्चर। चाइना का करोगे तो उससे रिलेटेड पिक्चर, बट मोर और लेस जो इसकी स्ट्रक्चर है ना वो यही रहती है। तो डेट्स वाई उसको बोला गया पार्शियली डायनेमिक। अब बारी आती है फुली डायनेमिक व्यूज की। तो पर्सनलाइज्ड कंटेंट के सब्जेक्ट में बोला गया फ्यू डायनेमिक, आई मीन से फुली डायनेमिक व्यूज। अमेजन पे जाते हो आपको वही चीजें दिखाई जाती है जो आप देखना चाहते हो, ठीक है, जो आप सर्च करते हो, तो वो आपकी फुली डायनेमिक है, पर्सनलाइज्ड है स्पेशली आपके लिए। स्टैटिक व्यूज बहुत फास्ट होती है बट अनपर्सनलाइज्ड होती है, चूंकि सही बात है। डायनेमिक व्यूज को ज्यादा रिसोर्स चाहिए चूंकि डायनेमिक है, बट ज्यादा, आई मीन टू से, पर्सनलाइजेशन भी वो ऑफर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रख लेना आप, ये जो भी मैंने बताया एमसीक्यू आ जाते हैं इसके ऊपर थोड़े बहुत। टाइप्स ऑफ आउटपुट व्यूज, तो HTML में आप दिखाओ चीजों को स्टैंडर्ड वेब पेज में, इमेज में दिखा सकते हो चार्ट, ग्राफ वगैरह, हिस्टोग्राम बना के, ठीक है। और जेसन या एक्सएमएल तो बताया ही था मैंने, मशीन रीडेबल डाटा होती है, इससे आप डाटा की ट्रांसफर वगैरह करते हो, एक्सएमएल के सब्जेक्ट में फर्स्ट लेक्चर में शायद मैंने बताया था।
प्लेन टेक्स्ट के लिए स्टेटस मैसेज और ये ऑडियो वगैरह है और कुछ नहीं। अब हम आगे आते हैं। अब इसकी फाइनल समरी है कि व्यू क्या करता है, तो वो विजुअल, ऑडिटरी, टेक्सुअल चीजों से रिलेटेड डील करता है। यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है कि व्हाट अ सिस्टम आउटपुट फॉर यूजर टू परसीव। टेक्स्ट हो, विजुअल हो, साउंड हो, हैप्टिक्स हो, हैप्टिक्स जो वाइब्रेट करते हैं उससे रिलेटेड। और यूजर इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि हाउ यूजर प्रोवाइड, यूजर ने कैसे प्रोवाइड कर रहा है इनपुट, कीबोर्ड की हेल्प से, माउस या फिर टच स्क्रीन या फिर वॉइस। कैसे, मतलब आपको कोई वीडियो सर्च करनी है तो कैसे करोगे, या तो टाइप करोगे कीबोर्ड से, या तो टच स्क्रीन फोन है तो, या फिर माउस से भी कर सकते हो वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करके, या वॉइस से कमांड दोगे, तो उसको बोलते हैं यूजर इंटरेक्शन, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। हाँ, कुछ हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, लाइक फिजिकल डिवाइसेस लिमिट्स डिटरमाइन इंटरेक्शन मोड। एग्जैक्टली, लैपटॉप का यूज कर रहे हो तो आपको कीबोर्ड और माउस चाहिए, फोन का यूज कर रहे हो तो टच स्क्रीन काफी है, वॉइस सुनने के लिए बस स्मार्ट स्पीकर चाहिए, ठीक है। स्टैटिक वेब पेज क्या है, डायनेमिक क्या है, वो सब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मशीन रीडेबल व्यूज, खैर आगे बढ़ते हैं अब। यूआई प्रिंसिपल्स के ऊपर आते हैं। जब आप किसी भी ऐप को डेवलप करोगे ना, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि भाई ये चीज आप देखो और इन इन चीजों को आप फॉलो करो, ये चीजें चाहिए ही चाहिए। तो क्या क्या है उसके ऊपर अब हम आते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले यूआई डिजाइन एस्पेक्ट्स इसके देख लेते हैं, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं। यूआई डिजाइन इसका क्या काम है, की डिटेल्स में देखते हैं, फिर एक एग्जांपल, फिर नोट्स जो इसके मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें वो देख लेंगे। यूआई डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन, क्रिएट करता है इंटरफेस को जो कि इजी हो लर्न करने में, सीखने में, यूज करने में, और विजुअली अपीलिंग हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको कोई वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो आप उसको ऐसा बनाओगे ना कि उसको यूज करना इजी हो, बहुत जल्दी नया यूजर भी उसको यूज करना सीख जाए। वरना यूजर अगर उसको यूज ही नहीं कर पाएगा तो आपके वेबसाइट पे वो रुकेगा क्यों। मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि Amazon को कितना नुकसान होता है इन्हीं चीजों के कारण, अगर उसे 1-2 सेकंड का डिले होता है तो। खैर, तो कुछ ऐसा आप डिजाइन सोचते हो कि अच्छा जी ऐसे डिजाइन करो। मैं एग्जांपल में बटन, फॉर्म, स्क्रीन लेआउट क्या होगी, बटन कौन सी लगाओगे, कलर क्या होगी बटन की, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूआई का मतलब है यूजर क्या देख रहा है, यूएक्स का मतलब है उसने कैसे इंटरेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद सिंपलिसिटी भी आप डिफाइन करोगे। आप एक वेबसाइट बना रहे हो, डिजाइन तो आपने बना ली, बट डिजाइन बनाओगे कैसे भाई। डिजाइन ये तो ध्यान रखोगे कि मैं डिजाइन बना रहा हूँ कि उसको इजी टू लर्न हो, विजुअली अपीलिंग हो। तो इसके लिए आप देखते हो सिंपलिसिटी चाहिए कि इंटरफेसेस शुड बी इंट्यूटिव एंड टास्क फोकस्ड, ठीक है। अब पुश प्लेट ऑन डोर, फॉर एग्जांपल आप डोर पे आते हो तो वहां एक बटन है पुश प्लेट करके, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें सिंपलिसिटी चाहिए होती है, फ्यूअर क्लिक करने पे कोई काम हो जाए, क्लियर वर्क फ्लो हो, ठीक है। उसके बाद इफिशियंट होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अलाउ करो यूजर को कि वो अपनी टास्क जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करने, मिनिमल एफर्ट में। कई बार आप किसी वेबसाइट पे जाते होंगे तो आपको कई सारे प्रोसेस करने को बोलता होगा, लॉग इन करो, अब लॉग इन नहीं हो रहा तो साइन अप करो, अब ये फिल करो वो फिल करो। तो आपने कई बार कट करके उसे हटा दिया होगा, मतलब हटा दिया होगा कि भाई बहुत सर दर्द करा रहे हो आप। इंस्टेड अब आप खुद सोचो, आप जाते हो अमेजोन पे या कहीं भी, वहां पे आप साइन अप करते हो तो आपको सीधे बोलता है कि आप बस गूगल अकाउंट से साइन अप कर दो, तो वो कितना इजी हो गया। सिंपल भी है, इजी भी है, तो सिंपलिसिटी भी वहां हो गई, इजी भी हो गई, तो आप उसमें साइन अप करते हो फिर यूज करते हो। तो जब भी वेबसाइट बनाओगे तो इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन इंप्रूव कर रही है, एफिशिएंसी, और रिड्यूस करती है फ्रस्ट्रेशन को। ऐसा नहीं बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया कि वेबसाइट से भाग जाए। एस्थेटिक्स, इसका काम है डिजाइन को क्लीन बनाओ। इसका कहना है कि भाई ये प्रिंसिपल है, मैं बोल रहा हूँ, अब मेरा मतलब ये रूल है कि आपको डिजाइन जो बना रहे हो उसको क्लीन बनाना होगा, कंसिस्टेंट बनाना होगा, प्रोफेशनल, मतलब कंसिस्टेंट क्या, देखो एग्जाम्पल लो। जनरली आप जब भी वेबसाइट यूज करते हो तो टॉप पे क्या होता है, नेव बार, जिसमें होम का ऑप्शन होता है, अबाउट का होता है, और सर्च का होता है। अब आप सपोज कर लो आप जब अबाउट पे हो फिर वो ऊपर में चेंज हो जाए, आप कहीं गए चेंज हो जाए, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बूटस्ट्रैप के जो लेआउट्स हैं, ठीक है, वो बहुत बेहतर है, और जो उसमें बेहतर कलर आप यूज करते हो वो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस लाइक क्लैशिंग फॉन्ट एंड वाइल्ड कलर्स, बिल्कुल। सपोज कर लो ये देखो, आप जो सामने देख रहे हो ना, ये देखने में ठीक लग रहा है आपको, क्यों, क्योंकि इसकी फॉन्ट, इसकी साइजिंग ऑलमोस्ट सेम है। कैसा हो यहाँ पे कि मैं इसको क्या करूं कि इसको मैं इटैलिक बना दूं, इसको मैं बोल्ड बना दूं, इसको स्मॉल कर दूं, इसको सिंपल कर दूं, तो अच्छा लगेगा क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं लगना है वहां पे। तो वो नहीं होनी चाहिए, आपने अवॉइड करनी है ऐसी चीजों को।
अब एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी से क्या मतलब है कि यूजेबल होना चाहिए सबके द्वारा, सब उसको यूज, ऐसी वेबसाइट बनाओ जिसको सब यूज कर पाए, इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज। आपने वेबसाइट बना दी, आपके मेरे जैसे जो नॉर्मल आई मीन से इंडिविजुअल्स हैं वो तो यूज कर लेंगे, बट इफ कोई ब्लाइंड आया, फिर कोई डीफ आया, फिर कोई ऐसा आया, सपोज कर लो जिसके पास हाथ ही नहीं है, वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर वो कैसे यूज करेगा? तो उसके लिए भी कुछ आपको करना होगा कि उसमें आप ऐसे फीचर्स डालो कि वो यूज कर सके। क्या क्या फीचर डालो? स्क्रीन रीडर डाल दो, कोई देख नहीं सकता तो स्क्रीन रीडर की हेल्प से सुन लेगा। कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, स्क्रीन रीडर कंपैटिबिलिटी। हाई कंट्रास्ट मोड होना चाहिए, किसी को सपोज कर लो कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके लिए भी आप डालोगे। और एक्सेसिबिलिटी मतलब कौन कौन सी प्रिंसिपल डालनी है, तो WCAG है यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम एक्सेसिबिलिटी, कुछ ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है, मैं नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसी का यूज करते हो, ये जो इसने चार प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसको ओपा कहा जाता है। ओपा ये नीचे मैं दिखाता हूँ, कुछ दे रखा है, वेट वेट वेट, आई फॉरगॉट समथिंग। हाँ, ओपर, और सॉरी, तो ये प्रिंसिपल्स इसने दिए हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना इसने, तो उसका यूज करते हो। और एरिया लेबल्स तो आपको पता ही है, बूटस्ट्रैप आपने यूज करा होगा तो कई बार आप इससे मुखातिब हुए होंगे। तो ये चीजें हैं कि एक्सेसिबिलिटी भी चाहिए, सिस्टमैटिक डिजाइन चाहिए भाई, ठीक है, कि फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप डिजाइन प्रोसेस। अब स्टेप बाय स्टेप क्या, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर करो कि अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होंगी, ठीक है। अगर आपको अपॉइंटमेंट वेबसाइट बनानी है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। सबसे पहले पता करो कि रिक्वायरमेंट क्या है, फिर वायर फ्रेम बनाओ, वायर फ्रेम मतलब स्ट्रक्चर बनाओ, वेबसाइट दिखेगी कैसे, ड्रॉ करो कुछ ऐसा। और फिर वही बोला गया, प्रिवेंट करो रीवर्क वगैरह को, कि फिर से उसके ऊपर काम ना करना पड़े। बिल्कुल, जब आप सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि बार बार आप उसके ऊपर काम करो, एक बार बना दिया डेट्स इट। यूजर एनालिसिस, यूजर अंडरस्टैंड यूजर रोल एंड टास्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी लिखा है, ठीक है। यूजर टेस्टिंग से रिलेटेड चीजें, तो आई होप समझ आ गई होंगी। डिजाइन करने के लिए ये कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, सिंप्लिसिटी, इफिशियंसी, एस्थेटिक्स, एक्सेसिबिलिटी। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करो, जो जो चीजें बनानी है। आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एपीआई चाहिए, अपॉइंटमेंट वेबसाइट बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है एक प्रोटोटाइपिंग, शायद रह गई, कि बिल्ड मॉकअप बिफोर कोडिंग। कोड करने से पहले ना उसका एक मॉकअप करके देखो, विजुलाइज करो स्क्रीन को, ठीक है। विजुलाइज स्क्रीन्स टू टेस्ट डिजाइन कंसेप्ट्स, गैदर यूजर फीडबैक अर्ली, मतलब बना के विजुलाइज करो और यूजर की फीडबैक वगैरह लो, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गया कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स। उसके बाद गोल्स की बात करो, यूआई डिजाइन की दो गोल्स हैं यहाँ पे, टू कोर गोल्स हैं, कि सिंपल होनी चाहिए, इफिशिएंट होनी चाहिए। अब आप देख सकते हो एस्थेटिक्स से रिलेटेड, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड चीजें बोली गई हैं, जो भी मैंने आपको बताया उसी को रिपीट करा गया है, और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो ये अब बारी आती है यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स की, और इससे ना एक एक से दो क्वेश्चन पक्का आएगा, 200%, ठीक है। जैकॉब नेल्सन आपके थे, उन्होंने इसको दिया था यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स को। तो इसमें टोटल 10 चीजें उन्होंने बताई थी कि जब आप कोई चीज बनाओ तो वो उसमें क्या क्या होनी चाहिए बनाने के बाद, या फिर डिजाइन जो आप करते हो यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा है, डिजाइन शुड कीप, अच्छा सबसे पहला उन्होंने रूल बताया था, ये तो था ही, लाइक जब आपको बनानी होगी तो टोटल ये जो प्रिंसिपल जो मैंने बताई ये तो है ही। फिर उसके बाद कुछ और बताया गया, यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, कि जब उसको यूज कर रहा है ना तो वहाँ क्या क्या ह्यूरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो बेहतर आप अपनी वेबसाइट को बना पाओ, ठीक है। सबसे पहले देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब इसी को डेप्थ में यहाँ पे बताया गया, डेप्थ में ही कह सकते हो आप। किन्होंने बताया था, इनका नाम था नेल्सन जेकॉब, ठीक है। इन्होंने टोटल 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स दिए थे, नेल्सन नॉर्मन ग्रुप से आते थे ये। और सबसे पहला यहाँ पे ग्रुप क्या है जी, तो सबसे पहला ग्रुप है यहाँ पे कि विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, डिजाइन ऐसे करो कि जो यूजर है ना वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए किस चीज के बारे में, कि भाई चल क्या रहा है, थ्रू अप्रोप्रिएट एंड टाइमली फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, आपने आप कई बार हो सकता है किसी वेबसाइट पे गए होंगे और वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा होगा, सर्च करने में ही वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा होगा वहां पे। तो ऐसे केसेस में जब वो सिर्फ सर्च करने में ही इतना टाइम ले रहा है ना,
तो आप क्या करोगे, इंस्टेड वो टाइम लेता रहे 10 मिनट 20 मिनट, उससे अच्छा आप दिखा देते हो कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या फिर एरर कोड आप 404 आ गया, कुछ ऐसा आप स्टेटस दिखा देते हो। यूजर को पता होनी चाहिए कि चीजें चल क्या रही है, वरना वो कट करके हट जाएगा, दूसरी वेबसाइट पे मूव कर जाएगा। इंटरेक्टिव मॉल मैप हैव टू शो पीपल वेयर दे करंटली आर, मतलब वो है कहाँ। आपने कोई बटन क्लिक करा, और वो भाई जो सर्च बार होती है वो घूम आ जा रहा है, घूम आ जा रहा है 4 मिनट से, आप तो उसको कट कर दोगे। तो वहां दिखा दो, अगर वो नेटवर्क स्लो है तो उसका एक नोटिफिकेशन दे दो कि जी आपकी नेटवर्क बहुत स्लो है। कोई एरर आ रहा है तो उसको बोल दो जी एरर आ गया। ठीक है, वो चीजें आपको दिखानी होती है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये रहा, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। स्टेटस क्या है? दूसरा, जब भी वेबसाइट डिजाइन करो तो मैच करनी चाहिए सिस्टम और रियल वर्ल्ड। क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम और रियल वर्ल्ड। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अब गौर करना, यहाँ पे देखो, ये जो आपकी सपोज कर लो एक ऐप वगैरह बन रखी है जो मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ देखो ये पेंसिल जैसा साइन दे रखा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो मैं लिख पाता हूँ। मुझे कुछ इरेज करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मैं इरेज कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो रियल वर्ल्ड से ये एनोलॉजी जो है वो जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? ऐसे कि जब पेंसिल जो होता है, पेंसिल आप देखोगे तो आपके दिमाग में पहले क्या आएगा कि अच्छा लिखना है जी, तो लिखना है। ठीक है, जब आप ये इरेजर का साइन देखोगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे, मतलब रियल वर्ल्ड से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। कई बार आपने देखा होगा कि होम का जो साइन होता है ना, वहां ऐसे करके एक होम बना होता है आपका। तो ये वहां होम का कैसे दिया, मतलब होम का लोगो यूज करा है, क्यों यूज करा है उसने? कनेक्ट कर रहा है आपके रियल वर्ल्ड से। ठीक है, आपके रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद आपने कभी लॉग आउट किया होगा, लॉग आउट करने में आपकी आपकी जो बटन होती है कुछ ऐसी बन रखी होती है, लोगो कई बार आपने देखा होगा, क्यों? वो बोल रहा है कि आप यहाँ से बाहर चले जाओगे। तो रियल वर्ल्ड से आपने कनेक्ट करके चीजों को दिखाई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि डिजाइन शुड स्पीक यूजर्स लैंग्वेज, कि वो यूजर की लैंग्वेज बोले जो आपकी डिजाइन होती है। यू और तीसरा अब क्या आया, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम, कि यूजर प्राय क्या करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करा उसने मिस्टेक से, ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट मार दिया उसने, उसने कुछ डिलीट कर दिया, कुछ इरेज कर दिया, कुछ ऐसा। ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि वो कंट्रोल जेड करके अंडू कर सके उसको। ठीक है, रीस्टोर कर सके। ठीक है, तो ऐसी एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड की बात करी गई है कि यूजर शुड नॉट हैव टू वंडर वेदर डिफरेंट वर्ड सिचुएशन और एक्शन मींस मीन द सेम थिंग, फॉलो प्लेटफॉर्म कन्वेंशन। ठीक है, तो ये तो समझ रहे हो कंसिस्टेंसी से रिलेटेड चीजें। तो चार प्रिंसिपल हो गए। पांचवा है एरर प्रिवेंशन। देखो, एक तो होता है कि एरर आ गया फिर आप उसको फिक्स करो, यूजर को बताओ कैसे क्या करना है। बट खुद सोचो, हम एरर आने ही क्यों दें? एरर आए ही क्यों? ठीक है, तो एरर को प्रिवेंट करने के तरीके लगाओ आप। ऐसा कोड लिखो कि एरर प्रिवेंट हो, एरर हो ही ना, एरर प्रिवेंट होने से रोको आप। गुड एरर मैसेज दो, अगर कोई एरर आ गया तो बोल दो योर लाइक आपने कुछ गलत करा तो बोल दो कि सपोज करो आपने लॉगिन करने की कोशिश करी, आपने जीमेल गलत डाल दिया। ठीक है, तो वहां दिखा दो कि आपकी जीमेल गलत है, आपने मेल गलत डाला है, सही डालो आप। अगर आप दिखा नहीं पाओगे तो वो रिक्वेस्ट लेके कहाँ जाएगा, डेटाबेस के पास, फिर डेटाबेस कोई डाटा नहीं रिटर्न करेगा, फिर इशू। तो वो आप दिखा देते हो। गुड एरर मैसेज आर इंपॉर्टेंट बट द बेस्ट डिजाइन केयरफुली प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। मैसेज तो ठीक है, सही है, मैसेज सही है, बट जो बेस्ट डिजाइन होती है ना वो प्रिवेंट करती है प्रॉब्लम होने से, कि प्रॉब्लम हो ही ना। कंडीशन लगा दो आप। सपोज कर लो कोई फॉर्म भर रहा है और उसने कोई एक 5 फील्ड थी फॉर्म भरने की, उसने एक मिसिंग कर दिया। तो आप लगा दो ना कि जब तक आप पांचों फील्ड में भरोगे नहीं तब तक आप सबमिट नहीं कर सकते। और सपोज कर लो आपने नहीं लगाया, उसने सिर्फ 4 फील्ड में भरा, सबमिट मार दिया, फिर एरर आएगा। तो यहाँ तो आपने एरर होने से रोक दिया चेक करके। तो ये चीजें। छठा है रिकॉग्निशन रिकॉल रेदर देन रिकॉल। तो भाई रिकॉग्नाइज करो, रिकॉल करने से बेहतर है उसके मिस्टेक्स को। एग्जाम्पल, मिनिमाइज यूजर्स मेमोरी लोड, यूजर की मेमोरी लोड को मिनिमाइज करोगे कैसे? बाय मेकिंग एलिमेंट एक्शन एंड ऑप्शंस विजिबल, जो भी उसकी चीजें उसको विजिबल। अवॉइड मेकिंग यूजर रिमेंबर इंफॉर्मेशन, ऐसा मत करो कि यूजर इंफॉर्मेशन याद करना पड़े कि इस बटन को दबाया था तो ये हुआ था, ऐसे नेविगेट करना है, ऐसा मत करो। ऐसा बनाओ कि वो खुद ब खुद रिकॉग्नाइज कर ले कि जी होम वाले लोगों पे क्लिक करेंगे ना तो होम पे जाएंगे हम। ठीक है, शूज वाले लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे तो शूज का सेक्शन खुल जाएगा, वॉच पे करेंगे तो वॉच का।
तो ऐसा बनाओ कि वो रिकॉग्नाइज कर ले रेदर देन रिकॉल करे कि क्या कहाँ था। और फिर वो लगे कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज, तो जी शॉर्टकट्स हिडन फ्रॉम नोवाइस। अच्छा, शॉर्टकट जनरली नोवाइस से हिडन होते हैं, बट शॉर्टकट देना बेहतर है। लाइक कंट्रोल ए करोगे तो सारी की सारी आपकी कॉपी हो गई। देखो मैंने कंट्रोल ए करा, सारी सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो शॉर्टकट की बारी बात की गई है। एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन, ये तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, कि सारे फॉन्ट वगैरह सेम रखना, क्लीन बनाना, जो भी दिख रही है इररिलेवेंट चीजों को ना दिखाना। रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर। अच्छा, कोई एरर आ गया, ठीक है, 404 करके कोई एरर आ गया, तो उसे बोलो एरर आ गया तो आप बैक कर लो यहाँ से। उसे बोलो एरर आ गया तो आप ऐसे इसको हेल्प कर सकते हो। और 10th में बोला गया जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन जरूर तैयार कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट था, बस आप ये हेडिंग याद कर लेना कि पहला क्या है, दूसरा क्या, तीसरा क्या, और थोड़ा बहुत समझ लो, काफी है। ठीक है, अब बारी आई वायर फ्रेम्स की। तो वायर फ्रेम्स आपका क्या है, तो ये विजुअल स्केच या फिर ब्लूप्रिंट देता है जो वेब पेज या फिर ऐप आप बनाने वाले हो। ठीक है, जैसे कोई आर्किटेक्ट, आपको अपना घर बनवाना है तो आप उसके लिए आप मैप बनवाते हो ना, उसका ब्लूप्रिंट। तो ये वेबसाइट बनाने के लिए इसका यूज करते हो आप, वायर फ्रेम का। की फोकस एरिया इसका क्या होता है, कंटेंट की प्लेसमेंट कहाँ होगी, कहाँ पे होम रखोगे, कहाँ नेव बार होगा, कहाँ फुटर होगा, नेविगेशन की फ्लो क्या होगी। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लूडेड एलिमेंट लाइक कलर्स, फॉन्ट्स, रियल इमेजेस वगैरह इसमें नहीं आते। एग्जांपल के लिए जब मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, इसमें आप ये यूज करते हो लॉरेल इप्सम का। ये मैंने कल बताया था, जब आप लिखते हो लॉरेल इप्सम, आपने सपोज कर लो लिखा HTML के कोड कोड में लॉरेल, उसके बाद आपने 30 लिखा, तो टोटल 30 रैंडम रैंडम टेक्स्ट जो आपके होते हैं वो जनरेट हो जाएंगे। और देखो वायर फ्रेम्स कुछ ऐसा ही दिखता है। आपको ऐप बनाना था यहाँ पे, ठीक है, तो आपने क्या करा, ये आपने बोला कि अच्छा यहाँ ऐप का नेम दिखेगा, यहाँ उसका जो होता है सेक्शन वो, और यहाँ कट वगैरह करने का, और यहाँ पे जो मतलब वो ओपन करेगा, पहला कार्ड दिख रहा है, हो सकता है ये सूट से रिलेटेड चीज हो, ये बुक्स दिखा रहा हो, ये कोचिंग क्लासेस, मतलब जो भी बोलो। तो ये आप डिजाइन बना रहे हो कि जी 4 ऑप्शन नीचे देंगे, यहाँ देंगे, और जो जो चीजें आप दिखाओगे, और एट लास्ट आपने बोला ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर में जिम प्रो लिखा होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ क्लास की होगी ऑप्शन, यहाँ भी, और जो भी चीजें टाइम वगैरह से रिलेटेड देखो। तो इसी का ना ये प्रोटोटाइप वगैरह आपने यहाँ पे बना के दिखाया है स्केच में। तो इसी के लिए यूज करते हो आप क्या, वायर फ्रेम्स को। और वायर फ्रेम्स को यूज करने के लिए क्या है जी, कि कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं, ल्यूसिड चार्ट है, लिक्विड चार्ट है, उसके बाद फिग्मा है, एडोब XD है, वायर फ्रेम CC है, और भी कई चीजें हैं। और कुछ ऑफलाइन टूल्स भी हैं, MS पावर पॉइंट, पेन पेपर का भी यूज कर लो, आप खुद से ड्रॉ कर लो, ड्रॉ आयो। तो ये सारी की सारी आपकी चीजें, HTML के टेम्पलेट वगैरह, वायर फ्रेम ट्रांसलेट करती है HTML स्ट्रक्चर और टेम्पलेट को डायनेमिक डाटा में। ठीक है, खैर HTML एंड टेम्पलेट के कंटेक्स्ट में बताया गया है, खैर इग्नोर करो, ये आपकी वायर फ्रेम्स थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि वायर फ्रेम्स होती क्या है। और मैं अगर आपको डेप्थ में थोड़ा एग्जांपल दिखाऊं ना, तो वेट, ये एग्जांपल देखो आप। भाई कितना नीचे जा रहा हूं मैं, वेट वेट वेट, ये देखो ये। आप जब वेबसाइट बनाओगे तो आपकी जो होम पेज होगी वो कैसी दिखेगी, आपकी प्रोफाइल पेज। तो यहाँ प्रोफाइल का नेम होगा, यहाँ आपका नेम, यहाँ मतलब डमी डाटा दिया गया, कुछ ऐसा दिखेगा, नीचे में कुछ अटैचमेंट दे देंगे। तो वही है यहाँ पे कि जी ड्रॉ करना है इन सारे के सारी चीजों को, तो उससे रिलेटेड चीजों को यहाँ पे डिस्कस करा गया है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था जस्ट अभी ऊपर कि जब आप वेबसाइट बनाओगे तो क्या क्या ध्यान रखोगे, उसमें मैंने बोला था एक एक्सेसिबिलिटी भी ध्यान रखोगे। तो कैसे दोगे, तो फॉलो करोगे WCAG की गाइडलाइंस को। ठीक है, अब देखते हैं इसने क्या बोला है। ठीक है जी, वेट। एक्सेसिबिलिटी इन वेब डिजाइन, तो वेब डिजाइन में एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, और इन्होंने भी बोला है मतलब ये जो आपकी है। ठीक है, गाइडलाइंस वगैरह, ये एक ग्रुप है, इसका फुल फॉर्म मैं अभी शायद मुझे याद नहीं है, कुछ एक्सेसिबिलिटी ग्रुप करके ऐसा था। खैर, तो एक ग्रुप है जिन्होंने बोला है, कुछ रूल्स दिया है कि ये डेवलपर्स जो आप हो ना, आप इसको फॉलो करो और ऐसे आप डेवलप करो। डेफिनेशन, डिजाइन फॉर यूजर विद वेरिंग एबिलिटीज। एक्सेसिबिलिटी इन वेब डिजाइन का क्या मतलब है, कि ऐसे डिजाइन करो कि वैसे यूजर भी यूज कर पाए जो कि एबिलिटी में वेरी करते हैं। सबके पास सारी एबिलिटीज नहीं होती, कुछ देख नहीं पाएंगे, कुछ सुन नहीं पाएंगे, किन्हीं को मोटर रिसेप्टर से रिलेटेड दिक्कत होंगी, कॉग्निटिव स्पीच, बहुत सी चीजें है ना। तो वैसा बनाना है कैसे, तो WCAG क्या करता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस देता है आपको। ठीक है, किससे लेके, तो W3 से, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम से, ताकि आप वेब कंटेंट को एक्सेसिबल बना सको। और जो डेवलपर्स होते हैं ग्लोबली इसी को फॉलो करते हैं। 4 प्रिंसिपल्स है। फॉर, फुल फॉर्म P से, परसिविएबल होनी चाहिए जो भी वेबसाइट बनाओ, ऑपरेबल होनी चाहिए,
अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और रॉबस्ट होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो प्रिसीविएबल से क्या मतलब है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन पक्का लिख के ले लो। इससे क्या है कि कंटेंट मस्ट बी अवेलेबल टू यूजर्स वाया साइट हियरिंग और टच। मतलब जो भी कंटेंट आप अवेलेबल करवा करवा रहे हो ना, विजुअली तो अवेलेबल होनी ही चाहिए, बट कोई देख नहीं सकता तो हियरिंग के तौर पे भी अवेलेबल होनी चाहिए, टच के तौर पे भी अवेलेबल होनी चाहिए वो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। एग्जाम्पल एक लेते हैं, क्या बोला मैंने, देखो आपने इमेज टैग का यूज करा है ना, उसमें आप SRC जो सोर्स होता है उसमें आप इमेज की सोर्स डालते हो कि सोर्स है। एक और एट्रीब्यूट होता है अल्ट करके, अल्टरनेटिव टेक्स्ट इसमें डालते हो। सपोज कर लो आपकी इमेज है जिसमें एक चीता है जो कि भाग रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखते हो कि चीता जो है ना आपका क्या कर रहा है, रनिंग करके कुछ ऐसा कर रहा है। तो ये आपकी अल्टरनेटिव जो एट्रीब्यूट है ना, ये यही परसिविएबल बनाती है। सपोज कर लो कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, ठीक है, तो वो जब स्क्रीन रीडर का यूज करके इस इमेज के ऊपर होवर करेगा ना, जो चीता दौड़ रहा है उस इमेज के ऊपर, तो उसको सुनाई देगा चीता इज रनिंग। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि चीता भाग रहा है, तो ये परसिविएबल का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा हो स्पेशली परसिविएबल से क्या मतलब है मेरा। ठीक है, और जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। और उसके बाद अब हम आते हैं दूसरा प्रिंसिपल, ऑपरेबल। ऑपरेबल से क्या मतलब है कि प्रोडक्ट मस्ट बी कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी। जो भी प्रोडक्ट बनाओ उसमें कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, शॉर्टकट डिफाइन कर दो, नेविगेबल होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट इनपुट मेथड्स के लिए। अब इनपुट मेथड मतलब ये नहीं समझना कि इनपुट बॉक्स है उसमें डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। इनपुट मेथड्स कई तरीकों से आप डाल सकते हो, कीबोर्ड से डालो, टच से डालो, बोल के डालो, तो उन सब के लिए होनी चाहिए ऑपरेबल। सपोज कर लो किसी को मोटर रिसेप्टर की दिक्कत है, वो बेचारा कीबोर्ड यूज नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि कंटेंट मस्ट बी रीडेबल एंड प्रिडिक्टेबल विथ क्लियर लेवल्स इंस्ट्रक्शन। रोबस्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ, ठीक है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर डिवाइसेस सबके ऊपर वो अडेप्ट कर सके। इंपॉर्टेंट था ये। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आते, क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको बोलेगा कि इमेज का जो अल्ट एट्रीब्यूट है ना, ये किसका एग्जांपल है, परसिविएबल का, ऑपरेबल का, या फिर आपको बोलेगा कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी, नेविगेशन, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ऑपरेबल के हैं, परसिविएबल के हैं, किसके हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इसका करना होगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप डिटेल में देखोगे तो फिर यहाँ पे परसिविएबल का क्या दे रखा है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करो, टाइम बेस्ड मीडिया होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेबल का क्या है, देखो कीबोर्ड का सिग्नल भी है कि कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी दो, इनफ टाइम दो, ठीक है, कोई सीजर या फिजिकल रिएक्शन देने के लिए। नेविगेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल में रीडेबल हो, प्रिडिक्टेबल हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। रोबस्ट में कंपेटेबल होना चाहिए, फोन पे यूज करो तो भी चले, लैपटॉप पे भी चले, टैब में भी चले, जहां भी यूज करो। अब उसी को थोड़ा डेप्थ में बताया गया, देखो यहाँ अल्ट एट्रीब्यूट आ गया ना परसिविएबल में, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप ऑपरेबल में कीबोर्ड का है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी जो भी मैंने बताया। अब इसको करोगे कैसे, अगेन सिमेंटिक एचटीएमएल बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। ठीक है, तो सिमेंटिक एचटीएमएल का पक्का से यूज करो। जब भी देखो नेव बार को आप बिना नेव वाले टैग में रैप किए बिना भी बना सकते हो, कोई सुने बन जाएंगी, बट तब क्या होगा कि वो आई मीन टू से ऑपरेबल रहेंगी नहीं, या फिर पॉसिबल बोलो। तो यहाँ क्या होता है, जब आप नेव यूज करते हो ना, तो जब स्क्रीन रीडर को होवर करेगा जो ब्लाइंड पर्सन है, सपोज कर लो ये आपकी नेव बार है, एरिया यहाँ डिटेल है, यहाँ टूल है, तो जब वो उसको क्लिक करेगा तो वो वहां नेविगेट कर पाए, उसको कैसे पता चलेगा, तो जब वो यहाँ पे होवर करेगा तो बोलेगा अच्छा ये मतलब जो स्क्रीन रीडर है वो बोलेगा कि ये नेविबार है, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं, दैट्स वाई हेडर, लेबल, ये सब हम लेबल भी हम इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी को इनपुट डालना है वो देख नहीं सकता, तो वो जब होवर करेगा ना लेवल पे, तो वो बोलेगा कि ये इनपुट बॉक्स जो है वो यूजर नेम डालने के लिए, जीमेल डालने के लिए, कुछ ऐसा। एक्सेसिबिलिटी टूल आइडेंटिफाई एंड फिक्स एक्सेसिबिलिटी इशूज, कोई इशू आ रहा है उसको फिक्स कर सकते हो, ये कुछ टूल्स हैं, वेव एक्स, गूगल लाइट हाउस करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ब्राउजर में होता है, आप डेव टूल में इसको डाल सकते हो। ठीक है, रेस्पॉन्सिव लेआउट बनाओ, रेस्पॉन्सिव लेआउट बनाओगे भाई तब तो रोबस्ट बनेगी, कंपेटेबल होगी सारी स्क्रीन पे, तो रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम एक्चुअली पाई एचटीएमएल को देखने वाले हैं, ठीक है, एंड तो ब्रेक वगैरह चाहिए क्या किसी को, हेलो एम आई ऑडिबल।
हेलो, लाइक एम आई ऑडिबल? जस्ट कंफर्म वंस। शुभम, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। हेलो, एम आई ऑडिबल शुभम? हेलो। बोलना चाहिए ना भाई, जल्दी तो समझ। चीजें समझ आ रही है ना? ठीक है, ब्रेक वगैरह चाहिए क्या? हाँ। वही तो थोड़ा सा ही है बचा है, उसको मैं बता देता हूँ। और कभी से आपको समझ आ रही है ना? लाइक आप इनपुट में ही रिप्लाई करते हो तो यहीं कर दो आप टेक्स्ट बॉक्स में। या कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? लाइक थ्योरेटिकल चीजें हैं तो इसमें क्या ही कंफ्यूजन होगा कोई खासा। बट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। चलो ठीक है, गुड। ठीक है। तो जी अब हम आते हैं अपने PyHTML पे। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अप्रोच टू जनरेट HTML इन पाइथन। पाइथन में आप कैसे HTML जनरेट करोगे? देखो, मैनुअल स्ट्रिंग में आप डाल सकते हो। इसमें बेहतर क्या है कि ये सिंपल है और कोई लाइब्रेरी आपको चाहिए नहीं, बट ये बहुत एरर प्रोन होता है। मैनुअल स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग के अंदर HTML कोड लिखना, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करो, चलेंगी। फिर बारी आई फंक्शंस का यूज कर लो। जब आपको रिपीटेशन अवॉइड करना हो ना, तो एक फंक्शन बनाओ उसके अंदर। और फंक्शन का मतलब मैं इतना तो मान के चल रहा हूँ, आप लोग पाइथन करके आए हो फाउंडेशन में, तो पता होगा फंक्शंस करती क्या है। तो जी, फंक्शंस का आप यूज करो ताकि आप रिपीटेशन अवॉइड कर सको। ह्यूमन एफर्ट को कम करता है ये फंक्शंस का जब यूज करते हो। ये इसकी प्रोज है। कॉन्स क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी फिर बहुत लिमिट हो जाती है। ठीक है। बहुत बेसिक ऑटोमेशन वगैरह आप कर पाते हो, उससे ज्यादा नहीं। बट जब आप पाई एचटीएमएल का यूज करते हो ना, तो ये क्या होता है, वैलिड एचटीएमएल सपोर्ट देती है। नेस्टिंग करो, लूपिंग करो, कोई भी मिसिंग टैग नहीं है इसमें, बहुत बेहतर है। इसका प्रोज यही है, कौन सी यही है कि ये थोड़ा वर्बोज है। बट यार वर्बोज तो बहुत सी चीजें हैं, जब आप एक बार कोड करना सीख जाते हो तो कुछ मतलब हार्ड लगता नहीं है। पाइथन सेंट्रिक डायनेमिक यूआई जनरेशन आप कर सकते हो पाई एचटीएमएल से रिलेटेड। यहाँ मैंने बोला है ना, बेस्ट फॉर कौन किसके लिए यूज करो। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए मैनुअली कर लो। ठीक है। टीचिंग वगैरह के लिए इसका। और लाइक पाई एचटीएमएल का यूज करो जब आपको डायनेमिक यूआई जनरेशन चाहिए तो। और एक और ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन किस चीज के हैं जी? ये मेथड मैं बता रहा हूँ। ये पहला मेथड, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस चीज के मेथड? तो अप्रोच टू जनरेट एचटीएमएल इन पाइथन। तो जी पाइथन में आप एचटीएमएल कैसे जनरेट करते हो, मैं उसका मेथड बता रहा हूँ। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। और फिर उसके बाद मैं आता हूँ स्ट्रिंग टेम्पलेट के ऊपर। तो जी स्ट्रिंग टेम्पलेट का यहाँ क्या सीन है? ये स्ट्रिंग टेम्पलेट सब्स्टिट्यूशन मतलब इजीली सब्स्टिट्यूट होती है और बिल्ड इन होती है पाइथन में। नो लॉजिक लाइक लूप्स कंडीशंस फिर आप इसमें यूज नहीं कर पाओगे, ये इसका कौन सा है। बट वहीं पाई एचटीएमएल में ये सारी की सारी चीजें आपकी होती है, लूप्स वगैरह बिना किसी टेंशन के यूज करो। और ये यूज करा जाता है जब आपको इजिली सब्स्टिट्यूट कराना हो। ये बाय द वे फिर बोल रहा हूँ, ये मेथड्स हैं HTML को पाइथन में यूज करने के, जनरेट करने के। या फिर आप जिंजा टू टेम्पलेट का यूज करो, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, लिटरली बहुत पावरफुल है। सपोर्ट करता है लॉजिक को, क्लीन सेपरेशन ऑफ कोड देगा। इसमें थोड़ी स्लाइट लर्निंग करवा, ये सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, वही 2-4 घंटे कुछ ऐसा। प्रोडक्शन रेडी, ये सबसे बेस्ट है अगर आपको कोई बड़ी प्रोडक्शन रेडी चीजें बनानी हो तो। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करना हो तो किस में कर सकते हो? मैनुअल में तो कर ही सकते हो, चलेंगी। जब आप मैनुअल एचटीएमएल यूज कर रहे हो पाइथन में, एचटीएमएल जब आप यूज करोगे मैनुअल तरीके से, तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन चलेंगी, पाई एचटीएमएल में भी चलेंगी। और जिंजा में जब आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है ना, तो आप ये डबल मुस्टैक सिंटैक्स यूज करते हो। मुस्टैक सिंटैक्स हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसी मूंछ जैसी दिखती है ना। तो आप ऐसे डबल मुस्टैक सिंटैक्स लिखते हो, और जो वेरिएबल आपको सब्स्टिट्यूट करना है, जिस वेरिएबल की वैल्यू, सपोज करो मुझे नेम को करना है, तो आप यहाँ नेम डाल देते हो। फिर नेम की जो वैल्यू होती है वो आपको स्क्रीन पे दिखती है, कुछ ऐसा। तो जिंजा में ऐसे सब्स्टिट्यूट होता है। जब आपको लूप्स डालना हो, कंडीशंस डालना हो, तो मैनुअल में डाल नहीं सकते। मैनुअल एचटीएमएल में तो लूप्स नहीं डालोगे, उसके लिए फिर आप यूज करो जावा स्क्रिप्ट का। बट पाई एचटीएमएल अगर आप यूज कर रहे हो तो वाया पाइथन आप लूप्स डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। जिंजा यूज कर रहे हो तो इसमें भी लूप डाल सकते हो। इसमें कैसे लूप डालोगे? मुस्टैक सिंटैक्स लिखना, या से परसेंटेज साइन लिखना, फिर लिखना फॉर। लाइक फॉर आपको अब यहाँ लूप डिफाइन कर दो, फॉर एक्स इन आइटम्स। ऐसे ही पाइथन में भी डिफाइन करते हो, और इसको क्लोज कर दो ऐसे ही परसेंटेज साइन देके क्लोज। देखो यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग। और जब लूप के अंदर की जो कोड लिखोगे, इस लूप को बंद करना होगा,
तो यहाँ पे एट लास्ट आप ऐसे ही परसेंटेज साइन देके एंड फॉर लिखते हो। इंपॉर्टेंट है, लूप को बंद करना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, जब वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना हो जिंजा में तो आप ऐसे लिखते हो डबल मुस्टैक सिंटैक्स के अंदर। जब लूप चलाना होता है तो ऐसे, इसके अंदर जो लूप लिखना है वो लिखो। और जब लूप खत्म हो रहा है तो एंड फॉर करके लिखना है, यहाँ पे एंड फॉर करके लिखना होता है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे इफ कंडीशन का भी ऐसे यूज करते हो, ऐसे, और इफ के अंदर जो लिख रहे हो वो। और जब आपको इफ लूप को एंड करना होता है ना, इफ कंडीशन को यहाँ पे, तो वहां पे आप क्या लिखते हो, ऐसे ही परसेंटेज साइन दो और लिख दो एंड इफ, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज करना इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको टेम्पलेट इनहेरिटेंस करनी हो, टेम्पलेट इनहेरिटेंस मैं श्योर हूँ शुभम को पता होगा, प्रोजेक्ट में मैंने बता रखा है। तो जी, टेम्पलेट इनहेरिटेंस का क्या सीन है यहाँ पे, कि मैनुअल वाले में तो हो ही नहीं सकती, पाई एचटीएमएल में भी ये नहीं होती है, ठीक है। पाई एचटीएमएल में भी, दैट्स वाई पाई एचटीएमएल का यूज बहुत कम है। कंसेप्ट जान लो सही है, बट यूज इसके बहुत कम है। जिंजा में आप इनहेरिट कर सकते हो, मतलब किसी और फाइल में जो कोड लिखा है ना, उसको यूज करना है आपको किसी और फाइल में, तो आप उसको इनहेरिट करके यूज कर लो। ऐसे करते हैं ब्लॉक और उस फाइल का नेम, लाइक मुझे अगर इंडेक्स डॉट जेएस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की जो फाइल है उसका कोड चाहिए, तो हम लिखेंगे ब्लॉक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो भी फाइल होगी वो हमारी इस फाइल में आ जाएगी, जो भी फाइल हम यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लो अपन लोग की एक फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और दूसरी भी फाइल है अबाउट डॉट एच टी एम एल। इसमें ना आपकी बेस कोड है, लिंक वगैरह जो होता है वो है। और इसके कोड को आप इसमें यूज करना चाहते हो, तो कैसे इंक्लूड करोगे, इसमें कैसे यूज करोगे, तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे लिखते हो ब्लॉक, ऐसे ही आप इसमें ऊपर कोड लिख देना ब्लॉक, क्या ब्लॉक, और लाइक वेट 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 वेट, ऐसा नहीं करते, वेट वेट वेट। मुझे अगर फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाले फाइल को किसी दूसरे फाइल में, मैं चाहता हूँ कि इस कोड को किसी और फाइल में भी यूज होंगी ये कोड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें डिफाइन कर देते हैं ऐसे ब्लॉक करके, ठीक है। ऐसे हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं ब्लॉक, ठीक है। और एंड ब्लॉक फिर यहाँ डिफाइन कर देते हो आप ऐसे ही, इसी सिंटेक्स में, क्या, एंड ब्लॉक, ठीक है। साथ रहता है ये एंड और ब्लॉक। और यहाँ पे आप ऐसा देते हो परसेंटेज साइन, और यहाँ भी ऐसे परसेंटेज साइन बन। और इसके बीच जो भी कोड होगा, जो भी आप इसके अंदर यूज करोगे, इसके अंदर जो भी कोड दोगे इसके बीच में, वो इसमें आपकी जनरली मतलब दिख जाती है। ये मैं कोड करके बताऊंगा तो ही समझ आएंगे, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। अब इस कोड को आप इसमें यूज करना चाहते हो, कैसे करोगे, तो आप इसमें लिखोगे ऐसा कुछ, एक्सटेंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके, मतलब इस फाइल का नेम इसमें आप एक्सटेंड कर रहे हो, एक्सटेंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके आप ऐसा इसमें लिख देते हो, ठीक है। फिर आप यूज कर पाते हो यहाँ पे, इन शॉर्ट बात ये रही। और ये बेसिक थ्योरीज है, मैं कोड करके दिखाऊंगा फिर समझ आएंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ गए कि ब्लॉक लिखना पड़ता है, और जहाँ यूज करना है वहाँ एक्सटेंड करना है, तो काफी है। और फिर मैं अब बात करता हूँ जी HTML वैलिडिटी की। तो इसमें होता नहीं है, इसमें होता है वैलिडिटी दे सकते हो, ये आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। एडिटिंग करने में ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता, ये इसमें थोड़ा इशू आता है, और ये बहुत इजी है। डिजाइनर के लिए सबसे बेटर ये है, जिंजा का यूज करो आप, ठीक है। अब HTML और पाई HTML में डिफरेंस क्या है, देखो, जनरल टर्म में, कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, लिटरली। डिफरेंस बस एक जगह है, वो है उसकी सिंटैक्सेस में, ठीक है। क्या डिफरेंस है जी, देखो, डिफरेंस देख रहे हैं HTML और पाई HTML। सिंटैक्स में देखोगे तो HTML में आप सिंटैक्स कैसे लिखते हो, div, पैराग्राफ टैग को ऐसे, इसमें कैसे लिखोगे, इसमें आप ऐसे एज अ फंक्शन लिखोगे, ठीक है। पी लिखोगे तो ऐसे टैग में नहीं लिखोगे, ऐसे फंक्शन लिखोगे आप, ठीक है जी। तो ऐसे आप पाई एचटीएमएल में लिखते हो। डाटा टाइप्स इसमें आप प्लेन टेक्स्ट को कर सकते हो, इसमें पाइथन का फंक्शन और क्लास का यूज करके आप यूज करोगे पाई एचटीएमएल में। कंट्रोल स्ट्रक्चर इसमें कोई डायरेक्टली सपोर्ट नहीं होता कंट्रोल करने के लिए, लाइक इफ एल्स फॉर लूप का रेगुलर एचटीएमएल में इसमें होता है, फॉर लूप इफ कंडीशन वगैरह आप यूज करो। लॉजिक एम्बेड करना है तो इसके लिए अगर आप रेगुलर HTML यूज कर रहे हो तो या तो टेम्पलेट इंजन चाहिए या फिर जावा स्क्रिप्ट चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर आप पाई HTML यूज कर रहे हो तो लॉजिक जो होती है ना, डायरेक्टली आपकी पाइथन वाली चीजें आप इसमें डाल सकते हो। यूज केसेस, स्टैटिक आपको बनाना है टेम्पलेट को तो आप रेगुलर यूज कर लो, डायनेमिक बनाना है ना, कंटेंट जनरेशन करना है तो पाई HTML यूज कर लो, ठीक है। उसके बाद वाई यूज पाई एच टी एम एल, वो ओवर एच टी एम एल, तो वही चीजें जो भी मैंने बताई डायनेमिक वगैरह के लिए। और यहाँ तो आप देख ही रहे हो
कि भाई मैनुअल एचटीएमएल में ना लूप्स मिलती है, ना इनहेरिटेंस, ना वैलिडिटी, ना कुछ। पाई एचटीएमएल में एटलीस्ट इतना तो मिल रहा है, तो हम इसका यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है। अब उसी को अब यहाँ पे बताया गया है कि लाइक पाई एचटीएमएल से रिलेटेड इसका काम क्या है, फंक्शनलिटीज क्या है, अलाउ करता है पाइथन को कि वो एचटीएमएल को जनरेट कर ले। कैसे जनरेट कर ले? तो फंक्शन कॉल के द्वारा, फंक्शन को कॉल करके जो आप यूज करोगे उसके अंदर, मैं दिखा दूंगा कोड में, पाइथन वगैरह के अंदर। बेसिक सिंटैक्स की यही है और डिफरेंस भी यही है कि आपको जब एचटीएमएल में लिखना होगा एचटीएमएल टैग, तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है। इसमें आप एज अ फंक्शन लिखते हो। और ये एच क्या है, तो इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, दिखा दूंगा मैं कोड में, बेहतर समझ आएंगी। हेड में ऐसे लिखते हो आप, रेगुलर एचटीएमएल में, पाई एचटीएमएल में ऐसे लिखते हो। ठीक है। आपको H1 हेडिंग है, उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना है, लाइक हेडिंग 1, माय नेम, जो भी लिखना है आपको। रेगुलर एचटीएमएल में ऐसे, पाई एचटीएमएल में आप लिखते हो H1 और उसके अंदर हेडिंग। देखो दोनों सेम ही दिखेगा। इसके बीच में आप कंटेंट लिखते हो, टैग शुरू करा, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, उसके बीच में जो दिखा लिखा वो दिखेगी। और इसमें ऐसे फंक्शन में आप पैरामीटर डाल के करते हो। ठीक है। और इसको रेंडर करने के लिए क्या करते हो, डॉट रेंडर मेथड को आप कॉल करते हो। इसको कॉल करते हो तो क्या करता है, ये जनरेट करता है फाइनल एचटीएमएल स्ट्रिंग विथ प्रॉपर इंडेंटेशन वगैरह। तो इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। और अब देख लो, मैं रैपिडली बता रहा हूँ सिंपल चीजें। जो आपकी देखो, HTML टैग और पाई HTML, ठीक है, कैसे इसमें यूज करते हो। इसमें ऐसे देते हो HTML, इसमें एज अ फंक्शन। इसमें हेड ऐसे, इसमें एज अ फंक्शन। इसमें टाइटल देते हो, और इसके बीच जो कंटेंट, सपोज कर लो आपको दिखाना है पेज टाइटल। ठीक है। तो आपने लिखा पेज टाइटल, और फिर आप इसको क्लोज कर दोगे, टाइटल को क्लोज कर दिया, तो ये आपकी दिखेंगी। बट ऑन द अदर एंड जब पाई एचटीएमएल यूज करोगे ना, तो आप लिखोगे टाइटल, और यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग लिख दोगे, फंक्शन की पैरामीटर के तौर पे आप उसकी कंटेंट की वैल्यू देते हो। ठीक है। वही चीजें लाइक जब आपने सीएसएस में यूज करा था लिंक, तो कैसे यूज करा था याद होगा। इसमें आपको यूज करना होगा तो एज ए फंक्शन दो। बस देखो फर्क यही है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने सीएसएस में मतलब एचटीएमएल में जो लिंक यूज करा था सीएसएस के फाइल को यूज करने के लिए, तो उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट था, रिलेशन के लिए आरईएल और एचरेफ था। तो उसमें आप वैसे दे रहे थे, इसमें आप एज अ पैरामीटर डिफाइन कर दोगे रिलेशन जो आपकी होगी, और जो एचरेफ जो फाइल का लोकेशन होगा। ठीक है। स्क्रिप्ट टैग आपको पता है, उसमें सोर्स होता है। ठीक है, एसआरसी करके जो आपकी सोर्स होती है, तो देते थे सोर्स स्क्रिप्ट डॉट जेएस है कि इंडेक्स डॉट जेएस है। बट इसमें आप फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास कर दोगे, एसआरसी पक्का यही नेम देना, एट्रीब्यूट और जो भी है ये। ठीक है। ऐसे यूज करते हो। स्टाइल टैग में आप सीएसएस डिफाइन कर रहे थे, तो बॉडी के लिए आपने लिखा है स्टाइल, बॉडी के लिए सीएसएस देनी है तो बॉडी लिखो, और जैसे आप सीएसएस देते हो वैसे ही एज अ फंक्शन इसको कॉल कर दो। तो वही चीजें जो भी मैंने बताई, उन्हीं सारे की सारी चीजों को इमेज में देखो। इमेज में क्या क्या होता है, सोर्स होता है, अल्ट एट्रीब्यूट होता है एचटीएमएल में। बट पाई एचटीएमएल में क्या करोगे, इमेज लिखा एज अ फंक्शन, इसको आप ऐसे कॉल करा, और इसमें पहला एट्रीब्यूट को आपने दिया एसआरसी इक्वल टू इमेज डॉट जेपीजी, अल्ट में अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो होता है वो आपने दे दिया। ठीक है। तो ऐसे आप यूज कर रहे हो, तो ऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे देते थे, और बीच में जो भी आपकी होती थी एलआई वगैरह ऐसे ही देते थे ना, और फिर क्लोज करते थे इसको। इसमें आप एज अ फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो बस वही है, और कोई डिफरेंस, कोई खास डिफरेंस है नहीं। इनपुट आप क्या करते हो, डायरेक्ट देते हो। इनपुट आपने लिखा, और इसी में एट्रीब्यूट आएंगी, टाइप आ जाएंगी इसकी, और भी जो भी होती हैं। बट जब पाई एचटीएमएल यूज करोगे तो आप ऐसे दोगे, उसमें टाइप, इसकी टाइप टेक्स्ट है। ठीक है, तो ऐसे हो रहा होता है, चीजों को समझो आप। आई होप ये सारी की सारी चीजें जो भी मैंने बताई आपको समझ आई होंगी, और 90% चीजें हो चुकी हैं खत्म। और जो भी चीजें बच गई है ना, वो मैं करा दूंगा। एग्जाम्पल अब देखते हैं कुछ पाई एचटीएमएल के। यहाँ देखो आप, ये पाई एचटीएमएल का एग्जाम्पल है। ये आपका क्या है, जनरल एचटीएमएल। ठीक है। ये आपका क्या है, पाई एचटीएमएल। पाई एचटीएमएल को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, इसको इंस्टॉल करो, या फिर इसकी सीडीएन यूज कर लो, कंटेंट डिलीवरी जो आपकी होती है नेटवर्क, वो। तो आप यहाँ क्या करते हो, जनरल एचटीएमएल में आपने लिखा डॉक टाइप, जो जनरल हम देते हैं, एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर क्या आ रहा है, हेडर आ रहा है, बॉडी आ रही है, दो चीजें आ रही है ना। फिर हेड के अंदर क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है, टाइटल का कंटेंट आ रहा है। बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, H1 आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रहा है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या आ रहा है, लिस्ट की जो कंटेंट है वो आ रही है। फॉर्म आ रहा है, फॉर्म के अंदर दो इनपुट फील्ड, मतलब कुछ ऐसा जनरल एचटीएमएल में। इसी को मैंने यहाँ पे पाई एचटीएमएल में लिख रखा है। कैसे, सबसे पहले एक वैल्यू लेना, एक एट्रीब्यूट उसमें असाइन कर देना। ठीक है। पेज जो भी नाम देना है। क्यों करना है, क्योंकि देखो,
मैं अगर आपको याद होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था कि डॉट रेंडर जो मेथड होता है ना, उसको हम कॉल करते हैं ताकि वो उसको एचटीएमएल में यूज कर सके, दिखा सके, प्रिंट कर सके एचटीएमएल के आउटपुट को। तो उसको कॉल करना होता है रेंडर नाम के मेथड को। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं जनरल वे में, आप यहाँ भी कॉल कर सकते थे रेंडर, कोई इशू नहीं है, बट हम क्या करते हैं एक वेरिएबल में जो पाई एचटीएमएल का कोड होता है उसको असाइन कर देते हैं और फिर उसका रेंडर वगैरह यूज कर लेते हैं। पेज में आपने दिया है HTML, देखो यहाँ HTML टैग है, HTML के अंदर क्या क्या है, हेड है, देखो हेड है ना, और बॉडी है। तो HTML के अंदर ये देखो फंक्शन HTML का ये रहा, और मतलब HTML यहाँ आप टैग देते हो, देखो ये ओपनिंग टैग है HTML का, ये क्लोजिंग टैग है, तो इसमें क्या देंगे, फंक्शन देंगे। और HTML के अंदर क्या दो चीज है, हेड है, बॉडी है, तो इसमें हम सबसे पहले हेड डिफाइन करेंगे फिर बॉडी। इस मतलब HTML जो एज अ फंक्शन आपने दिया है, उसमें सबसे पहला पैरामीटर क्या आया, हेड। दूसरा पैरामीटर जी यहाँ तक है बॉडी आया, ठीक है। और फिर देखो उसके बाद अब हम आते हैं हेड में, हम यहाँ क्या देते हैं, अगर आप यहाँ देख पाओगे हेड में टाइटल देते हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ हेड के अंदर टाइटल को दिया है, हेड को सबसे पहले यहाँ एज अ फंक्शन दिया। हेड के अंदर हम क्या देते हैं, टाइटल, तो टाइटल को फिर मैंने यहाँ एज अ फंक्शन पास करा, कॉल कर लिया। और टाइटल के अंदर हमने यहाँ कंटेंट दिया है माय वेब पेज करके, और माय वेब पेज को हमने यहाँ इस पर्टिकुलर फंक्शन में एज अ स्ट्रिंग दिखा रखा है, ठीक है। और फिर आगे अब आप देखोगे बॉडी है, तो बॉडी को यहाँ एज अ फंक्शन यूज करा होगा 200%। देखो बॉडी एज अ फंक्शन है, बॉडी के अंदर H1 है, तो उसने H1 को एज अ फंक्शन कॉल करा। H1 में आपने लिखा है वेलकम टू माई पेज, यहाँ इसने फंक्शन के अंदर डाल दिया वेलकम टू माई पेज। आपने यहाँ पैराग्राफ के अंदर लिखा है दिस इज पैराग्राफ, तो यहाँ फंक्शन के पैरामीटर में डाल देगा दिस इज पैराग्राफ। यूएल, यूएल के अंदर एल आई आ रही है, तो यूएल लिया और फंक्शन के पहले पैरामीटर में इसको डाला, दूसरे में इसको डाला, कैसे, एल आई। और एल आई में आपने लिखा है आइटम वन, तो एज अ फंक्शन कॉल करके उसने टेक्स्ट डाल दिया आइटम वन, ठीक है। तो ये मोर और लेस ऐसे यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा, खुद से देखो कोड तो और बेहतर समझ आएगा। मैंने यहाँ 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं, और ये नोट मैं आज पक्का जो है उसको डाल दूंगा, ठीक है जी। और ये जिंजा की चीजें तो इसको मैं कल बताता हूँ, आज के लिए इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। तो फिर अब मैं एंड करता हूँ इसको, बट एंड करने से पहले जो भी चीजें अभी जस्ट जो भी ऊपर मैंने आपको डिफाइन करी है, ये जो भी चीजें थी, इसको रिवाइज करना, क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं, अगर आपने बाद में भी आप देख रहे हो, लाइक इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है, और रजिस्टर करना चाहते हो, तो लिंक नीचे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग पीए जीए, जो आपकी पूरी की पूरी कोर्स की समरी है वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो अमन 10, ठीक है, अमन 10 इस कोड का आप यूज कर लो। और मुझे फॉलो वगैरह करना चाहते हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक्डइन की लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है, अपनी प्रोफाइल की। खैर, तो आज मैं ये इसको यहीं एंड करता हूँ। कल हम क्या क्या करने वाले हैं, कल मैं जिंजा 2 आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर सारी चीजें सही रही तो इसकी अगर आप बोलोगे तो पीएजीए जो है वो भी कर लेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मोर देन इनफ है, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन, तो फिर अब मैं इस मीट को एंड करता हूँ, ठीक।